हेलो दोस्तों। एंशंट इंडियन हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हम मिडिवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। 16 जनपदों को हमने देखा था और 12 बौद्ध गणराज्यों को। ठीक है। और उसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमने हर्यक वंश को देखा, जहां हमने बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में जाना। साथ में उदयनी के बारे में भी हमने जाना। ठीक। और देन शिशुनाग वंश को देखा। शिशुनाग वंश के अंतर्गत काला शोक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए, और देन नंद वंश। ठीक है। यहाँ तक कि शिशुनाग वंश के शिशुनाग जो उसके संस्थापक थे। ठीक है। नंद वंश की बात करें, वहाँ पे हमने महापद नंद और घनानंद को देखा। अब होता क्या है कि घनानंद के एंड में, वैसे वीडियो में मैं बता चुका था, लेकिन घनानंद के एंड में यानी कि जब घनानंद परास्त होते हैं, हारते हैं, तो उनको हराने वाले 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके साथ कौटिल्य होते हैं, यानी कि चाणक्य होते हैं। ठीक है। तो वो घनानंद को पराजित कर देते हैं और उसको हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। किंवदंतियां हैं, पुरानी कहानियां हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कौटिल्य को जमीन से जो सोना निकाला था उसको बेच के जो है, मतलब वो किसी को दिया था चाणक्य ने, और तब चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है, ये सारी कहानी इस वीडियो में हम देखेंगे। हम आज इस वीडियो में वैसे तो सब कुछ ही कवर करेंगे, लेकिन बेसिकली हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इसके राज्यरोहण के बारे में, इसके स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है, इनकी संधि की शर्तें क्या थी, वो सारी चीज़ों को वन बाय वन स्टेप वाइज इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पर पहले पूरी वीडियो देख लो। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी दो स्रोतों से मिलती है, साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय स्रोत। ठीक। जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें सबसे पहला है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य यानी कि चाणक्य। ठीक है। और इस अर्थशास्त्र को इन्होंने संस्कृत भाषा में रचा था। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक हैं। 15 अधिकरण से मतलब यहाँ पे 15 चैप्टर्स हैं, उसके भाग हैं, और 180 जो है उसके सब चैप्टर्स हैं। 4000 श्लोक हैं। इंडिका दूसरा साहित्यिक ग्रंथ इंडिका है, जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया है। यह यूनानी था और यूनानी भाषा में इसने इसको लिखा। ठीक है। इसके अलावा कुछ यूनानी लेखक हुए हैं, जैसे स्ट्राबो, एरियन, प्लूटार्क और प्लिनी। तो इन्होंने क्या किया, इस इंडिका से ही डेटा को कलेक्ट किया और कुछ महत्वपूर्ण अंशों को देख के, पढ़ के, उसके आधार पे अपने ग्रंथ लिखे थे। इंडिका के इन महत्वपूर्ण अंशों को हर जगह से एकत्रित कर शावन बेक नाम का एक राइटर होता है, जिसने कि नई इंडिका का संकलन किया था। ठीक है। तो कभी सवाल आ जाए कि इंडिका के महत्वपूर्ण अंशों को किसने एकत्रित किया, शावन बेक ने। ठीक है। उसने क्या लिखा था, नई इंडिका। और इंडिका के राइटर कौन थे, मेगस्थनीज थे। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य थे। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। ठीक है। इसके अलावा मैकिड्रल मैकिड्रल पहले अंग्रेज विद्वान थे, जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में इंडिका का अनुवाद किया था। ठीक है। कौटिल्य कौन, चाणक्य। चाणक्य ने क्या लिखा, चंद्रगुप्त की कथा। पुराण में तथा उनकी टीकाएं वहां पे प्राप्त होती हैं। विशाखदत्त ने क्या लिखा, मुद्रा राक्षस। और इसके अलावा ढूंढराज ने लिखा मुद्रा राक्षस पर टीका। सोमदेव ने लिखा कथा सरित सागर। क्षेमेंद्र ने लिखा वृत्त कथा मांजरी। और इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और दिव्य व्याधन। इसके अलावा जैसे जैन ग्रंथ भी है, परिशिष्ट पर्वन, रजावली कथा। ठीक है। इनसे भी हमें डेटा प्राप्त होता है। इसके अलावा अभिलेखीय स्रोत की बात करें तो अभिलेखीय स्रोत में हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है, जिनसे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम और डिटेल में चीजों को समझना शुरू करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक और संस्थापक था। जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पिपली वन के मौर्य वंश का राजकुमार था। तो सवाल आ जाता है, जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को बिलोंग करता था, पिपली वन के मौर्य वंश को बिलोंग करता था। ठीक है। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंश के क्षत्रिय का सरदार था। चाणक्य ने 1000 कर्षापण में चंद्रगुप्त को शिकारी से खरीद लिया था। ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त को चाणक्य ने कितने कर्षापण में खरीदा था, 1000। चंद्रगुप्त किस जाति का था, इस पर ग्रंथों तथा विद्वानों के विचारों में परस्पर काफी मतभेद होता है। मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर जैसे ब्राह्मण ग्रंथ
मौर्य को शुद्ध मानते हैं और पुराण नंदों को शूद्र मानते हैं तथा चंद्रगुप्त को नंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न माना जाता है। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी नंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न मानते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के लोग मानते थे कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय वर्ण का है। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल से बताया, जबकि स्पूनर ने इसे पारसी माना है। ठीक है। रोमिला थापर ने मौर्य को वैश्य बताया था। ठीक है। अब इसके बाद आता है चंद्रगुप्त के कुछ नाम है, जैसे कि यूनानी नाम की बात करें तो एक सेंड्रोकॉट्स, ठीक है, स्ट्राबो, एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकॉट्स नाम दिया। एंड्रोकॉट्स जो है पेरिया और प्लूटार्क ने दिया है। ठीक है। इसके अलावा फिलार्क्स भी आता है जिसे सेंस्रोकॉट्स कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम मिलते हैं, उन सबका संकलन विलियम जोन्स ने किया है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यारोहण हुआ था वो 322 ईसा पूर्व में हुआ था। कैसे हुआ था? क्योंकि इन्होंने घनानंद को मारा था। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। ठीक है। घनानंद किस वंश का था? नंद वंश का था। ठीक है। बात करें इनके साम्राज्य विस्तार की, तो साम्राज्य विस्तार जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार कौटिल्य ने भूगर्भ से प्राप्त धन से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक सेना का निर्माण किया था। ठीक है। तथा जैन तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य के गांवों तथा नगरों पर आक्रमण किया, पर उसमें वो असफल रहे थे। ठीक है। असफल होने पर वे उत्तरापथ में छिपे और वेश में पर्यटन करने लगे थे। ठीक है। यानी कि वेश बदल के वो लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू किए थे। चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य ने सर्वप्रथम 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया था और वहां के जो यूनानी गवर्नर थे फिलिप, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। तो सर्वप्रथम अगर सवाल आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रांत को जीता, तो पंजाब प्रांत को जीता था। किस पर उन्होंने हमला किया था? तो फिलिप पे उन्होंने हमला किया था। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है। पंजाब के बाद चंद्रगुप्त मौर्य तथा कौटिल्य ने पुनः 321 बीसी में मगध पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। ठीक है। मगध पर इस समय अंतिम नंद शासक घनानंद का शासन चल रहा था। ठीक है। ये घनानंद है, धनानंद नहीं। ठीक है। परिशिष्ट पर्वन तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार मगध पर आक्रमण करते समय पर्वतक मलय केतु नामक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। ठीक है। मिलिंद पन्नों के अनुसार जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य युद्ध हुआ था, उस समय घनानंद का सेनापति भद्रसाल था। ये धनानंद नहीं है, घनानंद है। ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सीरिया के शासक सेल्यूकस ने सिकंदर द्वारा पूर्व में विजित भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब हुआ था? 305 बीसी में। ठीक है। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ठीक है। युद्ध में सेल्यूकस बुरी तरह से पराजित हुआ और उसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। ठीक है। अब वो संधि क्या थी? उसकी कुछ शर्तें थी। सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना, ठीक है, जिसको कॉर्नेलिया के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा था। और सेल्यूकस ने अपने 4 राज्य परोपनिषदी, जो कि काबुल में था, आर्कोशिया, कांधार, एरिया, हेरात और जेड्रोशिया, बलूचिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। ठीक है। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित हुए तथा एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहने लगा था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। ठीक है। ये किंवदंती है जो प्लूटार्क ने बताई थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक था, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक तक था। ठीक है। पश्चिम उत्तर में हिंदुकुश पर्वत साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मैसूर में श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई थी। इससे भी दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। तो कभी सवाल आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मैसूर के श्रवण बेलगोला में हुई थी। ठीक है। जो कि कहाँ है? चंद्रगिरी पर्वत के नीचे है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो अगर सवाल आ जाए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। पुष्यगुप्त वैश्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही उल्लेख मिलता है कि अशोक के गवर्नर तुसाप ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। अगर दूसरा नाम मिल जाए तो तुसाप याद रखिएगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का नाम एक साथ मिलता है। ठीक है। जैनाचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक।
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा सम्राट अशोक का पिता था। बिंदुसार की मां का नाम दुर्धरा था। ठीक है। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है अमित्रघात, और यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम भद्रसार अथवा भरिसार मिलता है। ग्रंथ है रजावली कथा, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम सिंहसेन मिलता है। ठीक है। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार का नाम मिलता है। ठीक। परिशिष्ट पर्वन में कौटिल्य द्वारा बिंदुसार के नामकरण का उल्लेख मिलता है, यानी कि चाणक्य ने ही बिंदुसार का नाम रखा था। दिव्य वादन के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है। तक्षशिला के प्रथम विद्रोह का दमन अशोक ने किया था तथा तक्षशिला के द्वितीय विद्रोह का दमन अशोक के भाई सुसीम ने किया था। ठीक है। तक्षशिला में हुए विद्रोह का कारण वहां के महात्माओं द्वारा जनता का शोषण करना था। ठीक। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। ठीक है। यूनानी लेखक एथिनियस अनुसार बिंदुसार के पत्र व्यवहार के माध्यम से एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं अंगूरी मदिरा, अंजीर तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की गई थी। ठीक है। एंटियोकस प्रथम ने 2 वस्तुएं अंगूरी मदिरा तथा अंजीर भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को यह कहकर अस्वीकार किया कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। ठीक। मिस्र नलिस टॉलमी फिलडेल्फस द्वितीय ने अपना राजदूत डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है। थेरवाद के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगलाद से प्रभावित था। अगली वीडियो में हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है। चलिए।